तो बच्चों यहाँ पर मैक्यूलर डेंसा होता है जो सोडियम को डिटेक्ट करता होता है, और जो पोडोसाइट्स होते हैं दीज आर द पार्ट ऑफ योर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर। ठीक है, मतलब कि ब्लड में से जो आपके प्रोटीन्स, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, जो आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो फिल्टर होके कहीं यूरिन में ना आ जाए, तो उनको मतलब के फिल्टर ना होने में जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो आपके पोडोसाइट्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वही सिर्फ यूरिन के अंदर आते हैं इस पोडोसाइट से। दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके पास ये बूम एंड स्पेस है। ठीक है, ये दरम्यान में बूम एंड स्पेस होती है, और इस बूम एंड स्पेस के अंदर आपके पास क्या ऊपर से फिल्टर होकर यूरिन यहाँ पर आता है, और उसके बाद जब फिल्टर हो जाता है तो ये आपकी पीसीटी के अंदर जाता है, और पीसीटी से फिर आगे जो यूरिन होता है उससे मजीद हम क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्प्शन और सक्रीशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो ग्लोमेरुलर अपरेटस यहाँ पर बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। म्यूकुलर डेंसा है, पोडोसाइट्स हैं, और ये जो दरम्यान में आपको टफ्ट कैपिलरीज नजर आ रही है ना, एक गुच्छा सा बना हुआ है कैपिलरीज का, बच्चों इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। व्हाट इज द ग्लोमेरुलस? सर ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कि काफी सारी कैपिलरीज का जब एक गुच्छा बन जाए तो उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी डिजीज की तरफ के सर नेफ्रिटिक सिंड्रोम क्या होता है। बच्चों नेफ्रिटिक सिंड्रोम सबसे हम पहले आपने समझना है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम इज द डिसऑर्डर ऑफ द ग्लोमेरुलस, कि यहाँ पर जो आपकी ग्लोमेरुलस है ना वो डैमेज होती है। तो डिफाइन करते हैं सर, नेफ्रिटिक सिंड्रोम इज अ कंडीशन और इज अ डिसऑर्डर disorder of disorder of destruction of ग्लोमेरुलस की यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगी। डेट काज, डिस्ट्रक्शन होने के बाद वहां पर क्या होती है, डेट काज इन्फ्लामेशन। जब एक चीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है वहां पर डिफरेंट इम्यून रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उन इम्यून रिएक्शंस की वजह से जब ग्लोमेरुलस की डिस्ट्रक्शन होती है तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, एंड दैट कैन काज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। और जब ग्लोमेरुलस की बच्चों इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, क्या कहते हैं, इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम इज एक्चुअली द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, कि जब हमारे पास ग्लोमेरुलस की डिस्ट्रक्शन होती है इन टेफ्ट ऑफ कैपिलरीज की, और इन डिस्ट्रक्शन होने के बाद वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स, जो आपका ब्लड होता है वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसको हम नेफ्रिटिक सिंड्रोम कहते हैं। तो सबसे पहले जब ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन बच्चे होती है ना, तो उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, वहां पर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स आपके यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका चार्ज बैरियर या जो आपके पास फिल्ट्रेशन बैरियर था वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है वहां पर। जैसे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जैसे आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं, या आपके पोडोसाइट्स हैं, या जो पोडोसाइट्स का चार्ज है, तो इन तमाम ग्लोमेरुलस बैरियर्स की डिस्ट्रक्शन होने के बाद क्या होता है, आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और जब रेड ब्लड सेल यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं दैट कंडीशन इज कॉल्ड द नेफ्रिटिक सिंड्रोम। ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ, और जब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है तो रेड ब्लड सेल्स यूरिन में आते हैं, तो जब रेड ब्लड सेल्स यूरिन के अंदर आ जाए इन्फ्लामेशन की वजह से, मैं चीज आपको ये बता रहा हूँ कि ये जितना काम हो रहा है ये ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स यूरिन के अंदर आते हैं तो इस कंडीशन को हम नेफ्रिटिक सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको भूल जाए कि नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम में किसमें इन्फ्लामेशन होती है, तो अपनी ये आई से याद रखना है, जिसके अंदर आई होगा उसके अंदर इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से बैरियर खत्म होगा, और जो आपके रेड ब्लड सेल, जो आपकी प्रोटीन होती है वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाती है। क्या कह रहे हैं मैडम आप? तो बच्चे जब आपकी ये ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसकी वजह से मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले तो आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है वो खत्म हो जाता है। जब बैरियर खत्म होता है तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड्स क्या करते हैं, यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं सर, हिमाचूरिया कहते हैं। जब आपके रेड ब्लड सेल्स यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाए तो शायद भाई को लॉक कर दी। क्या हो गया? शायद भाई शायद को भाई लॉक को कर लॉक दी। कर। Recording in progress. तो बच्चों यहाँ पर हम नेफ्रिटिक सिंड्रोम की बात करें तो मैंने कहा था वहां पर इन्फ्लामेशन होगी ग्लोमेरुलस के अंदर, उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड द हिमाचूरिया। और जो आपको नेफ्रिटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर आपको जो डोमिनेंटली चीज नजर आती है बच्चों, वो क्या होता है सर, दैट इज अ हिमाचूरिया। तो पहली सिम्टम आपने नेफ्रिटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स की क्या याद रखनी है सर, हिमाचूरिया।
हीमेट्यूरिया। थोड़ा रिव्यू रिव्यू डॉक्टर साहब, हमने सिर्फ अभी यहाँ तक नेफ्रेटिक सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर आपकी ग्लोमेरुलस डैमेज होती है, और जब ग्लोमेरुलस डैमेज होगी तो वहां पर ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। जब उसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो उसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और जब वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो आपके पास जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल या जो आपकी प्रोटीन होती है वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जब आपके रेड ब्लड सेल यूरिन के अंदर आएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे सर, डेट इज कॉल्ड द हीमाचूरिया। ठीक है, अब पहली सिम्टम होगी हीमाचूरिया, इसको हम लिखेंगे ब्लड इन यूरिन। ब्लड इन यूरिन जो आपकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की सबसे जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है बच्चों वो यही है कि आपको हीमाचूरिया नजर आता है। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसके अंदर हमें ज्यादा प्रोटीन लॉस नजर आता है, या प्रोटीन यूरिया आपको वहां पर नजर आता है। ठीक है, दूसरे नंबर बच्चों यहाँ पर भी आपको प्रोटीन यूरिया नजर आता है इस कंडीशन के अंदर ना। नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर भी आपको प्रोटीन यूरिया नजर आता है। देखो, क्योंकि आपका चार्ज बैरियर खत्म हो चुका है, आपकी एंडोथेलियल सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, बेस में मेम्ब्रेन की भी हो चुकी है, तो इसलिए इस पेशेंट के अंदर भी आपको जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन का लॉस भी होता है। लेकिन जितना नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर होता है ना, उतना वहां पर यहाँ पर लॉस नहीं होता, बट देयर इज स्टिल amount of protein that lost into your urine you can see in the patient of the nephritic syndrome। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रोटीन भी आपको, प्रोटीन यूरिया भी इस पेशेंट के अंदर नजर आता है। लेकिन ये प्रोटीन जो आपको यहाँ पर नजर आएगी ना, ये 3.5 ग्राम से कम होगी। जैसे हमने कहा था ना कि अगर 3.5 ग्राम पर डे से वो ज्यादा होगी तो हम उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्राइटेरिया में हम उसको शामिल करते हैं। अगर 3.5 mg से कम प्रोटीन लॉस हो रही है ना यूरिन के अंदर, तो बच्चों फिर वो आपके पास क्या है, नेफ्रीटिक सिंड्रोम। मतलब सबसे पहले तो रेड ब्लड सेल्स होंगे, और साथ अगर प्रोटीन भी आ रही है तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर प्रोटीन यूरिया होगा। जब आपके पास बच्चों प्रोटीन लॉस होगी तो प्रोटीन लॉस होने की वजह से क्या होगा सर, प्रोटीन लॉस की वजह से हमारा जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो ऑनकोटिक प्रेशर खत्म हो जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर, और ऑनकोटिक प्रेशर का क्या काम होता है कि आपके वो ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर रखता है। जब ऑनकोटिक प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा प्रोटीन लॉस की वजह से, तो हमें इस पेशेंट के अंदर क्या नजर आएगा सर, अडीमा नजर आएगा। ठीक है, आपको इस पेशेंट के अंदर पेरिफेरल अडीमा, मतलब इसकी लिम्स के अंदर आपको अडीमा नजर आएगा, और इवन दो आपको इस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी अडीमा भी नजर आता है। ठीक है, पेरिफेरल अडीमा एंड पल्मोनरी अडीमा। लेकिन ये अडीमा इतना ज्यादा सीवियर नहीं होता जितना आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन स्टिल you can see the edema in patients of the nephritic syndrome as well। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि सर इस पेशेंट के अंदर और क्या सिम्टम आएंगे। बच्चों अभी तक हमने कितनी सिम्टम डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हिमाचूरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे देखो, जब हिमाचूरिया होगा तो आपको इस पेशेंट का जो यूरिन वो किस तरह का कलर नजर आएगा, वो आपको रेड कलर का नजर आएगा, या कुछ जगहों पे लिखते हैं वो आपको कोला कोला लाइक यूरिन अगर हो, या टी लाइक का यूरिन हो, या रेड कलर यूरिन हो, वो सारे हिमाचूरिया की ही टाइप्स होती हैं। बच्चों तीसरी सिम्टम हमारे पास यहाँ पर होती है हाइपरटेंशन। जो नेफ्रोटिक और नेफ्रीटिक सिंड्रोम के अंदर एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम डिफरेंशिएट करती है ना, वो हाइपरटेंशन होती है। नेफ्रीटिक सिंड्रोम की जितनी भी टाइप्स होती हैं इन सब के अंदर आपको ऑलमोस्ट हाइपरटेंशन नजर आती है, और इसकी रीजन है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपका जो रास मैकेनिज्म है ना बच्चों, रास मैकेनिज्म आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। क्या, सिमल्टेनियसली रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। जब सिमल्टेनियसली रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तो वो क्या करेगा, वो ये एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, एंड ऑल दोस फैक्टर्स इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। तो हमेशा याद रखिएगा, नेफ्रीटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर आपको हाइपरटेंशन नजर आती है, हिमाचूरिया नजर आता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर आपको एडीमा, उस पेशेंट के अंदर हाइपर लिपिडीमिया, उसके बाद उस पे हाइपर कोआगुलेटेड स्टेट्स जो एमआई वाली कंडीशंस होती है ना, वो ज्यादातर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर नजर आती है। लेकिन नेफ्रेटिक सिंड्रोम और इसकी जितनी भी टाइप्स हैं सबके अंदर आपको हिमाचूरिया, लेस प्रोटीन यूरिया, ठीक है, और उसके बाद आपको हाइपरटेंशन यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है बच्चों, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। आगे आते हैं कि सर नेफ्रीटिक सिंड्रोम को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। तो बच्चों इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या देखना होता है कि सर इसके रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है यूरिन के अंदर के नहीं है। तो उसके लिए जो आप सबसे पहले टेस्ट करते हैं वो है यूरिनालाइसिस। आपने क्या करना है, इस पेशेंट का यूरिनालाइसिस करवाना। यूरिनालाइसिस का मतलब होता है यूरिन की स्टडी। तो यूरिन की स्टडी से क्या मुराद है कि उस यूरिन के अंदर कितनी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, या कितने रेड ब्लड सेल्स उसके अंदर आ रहे हैं। तो मतलब क्या होता है कि हम उस पेशेंट के यूरिन की स्टडी कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम वेस्ट प्रोडक्ट्स तो जाहिर बात पाए जाते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर प्रोटीन आ जाए और वो 3.5 से कम है तो इसका मतलब प्रोटीन यूरिया है,
पेशेंट के अंदर नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद जब यूरिनल लाइसिस के ऊपर आपको पता चलता है कि इस पेशेंट के अंदर ग्रॉस हेमाचूरिया नजर आ रहा है, ठीक है, पेशेंट के अंदर यूरिन के अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे सर, इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो सकता है। तो पहला जो आप टेस्ट करते हो, जैसे मैंने बताया था कि कार्डियो है तो ईसीजी करते हैं, पल्मो है तो एक्सरे करवाते हैं, बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो होते हैं। और यहाँ पर जो आपके पास पेशेंट्स होते हैं यूरिनल, ये किडनी के या रीनल की प्रॉब्लम से रिलेटेड, या जिनके अंदर नेफ्रोटिक या नेफ्रिटिक सिंड्रोम होता है, जो पहला टेस्ट हम इनके अंदर करते हैं वो है यूरिनालाइसिस। यूरिन की स्टडी करो कि उसके अंदर कितनी प्रोटीन्स हैं, कितने रेड ब्लड सेल्स। अगर रेड ब्लड सेल्स ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब हेमाचूरिया है, और हेमाचूरिया के अंदर पेशेंट के अंदर क्या कंडीशन हो सकती है, मे बी बिकॉज ऑफ द नेफ्रिटिक सिंड्रोम। इसके अलावा भी बच्चों ये एक ऐसा ग्रोस टर्म है ना हेमाचूरिया, ये इतनी ज्यादा कंडीशंस के अंदर आपको मिलता है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर ट्यूमर बना हुआ है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जिसको हम कहते हैं, हेमाचूरिया हो सकता है। किडनी स्टोन है, हेमाचूरिया। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर के अंदर आपकी नेफ्रॉन बेचारी सेंसिटिव है तो डैमेज होती है, पेशेंट के अंदर हेमाचूरिया नजर आ सकता है। यूरिथ्रा के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हेमाचूरिया। प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई ट्यूमर है, मैलिग्नेंसी या प्रोस्टेट कार्सिनोमा है, हेमाचूरिया नजर आ सकता है। इसलिए ये हेमाचूरिया आपका एक पूरा टॉपिक है, क्योंकि ये स्टेप 2 सीके ने तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हेमाचूरिया एक पूरा टॉपिक है। उसके अंदर हम देखते हैं इनिशियल हेमाचूरिया क्या होता है, मॉडरेट हेमाचूरिया क्या होता है, पोस्ट वॉइडल हेमाचूरिया क्या होता है, लेटर स्टेज हेमाचूरिया क्या होता है, अर्ली स्टेजेस हेमाचूरिया क्या होता है, प्री वॉइडल हेमाचूरिया क्या है, इंटरमीडिएट वॉइडल हेमाचूरिया क्या है, पोस्ट वॉइडल हेमाचूरिया क्या है। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इवन दो हेमाचूरिया को हम नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स की बेस के ऊपर भी डिफाइन करते होते हैं। कुछ लोगों के अंदर 2 से 3 रेड ब्लड सेल्स आपको नजर आते हैं यूरिन में, कुछ होते हैं उनके अंदर 20 से 25 रेड ब्लड सेल्स नजर आते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ हेमाचूरिया। इफ आई फाइंड सम फ्री टाइम आई विल डिस्कस ऑल अबाउट हेमाचूरिया विथ यू, ठीक है। तो ये हेमाचूरिया एक छोटी सी टर्म नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस अबाउट इट। तो मैं आपको एक चीज चले बता ही देता हूँ साथ पे, जो आपको आई थिंक हेल्प करेगी। अगर पेशेंट के अंदर क्या है, यूरिन स्टार्ट किया उसने, तो जैसे ही उसने यूरिनेट करना शुरू किया ना, तो स्टार्ट के अंदर उसको क्या आ रहा था, हेमाचूरिया था। मतलब स्टार्ट के अंदर उसके यूरिन के अंदर आ रहा था ब्लड। अगर यूरिन के स्टार्ट के अंदर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड एट स्टार्ट ऑफ यूरिन, कि जैसे उसने यूरिन किया तो जो पहले वाली अमाउंट थी यूरिन की, उसके अंदर उसको ब्लड नजर आया, लेकिन बाद में क्या था, सारा ब्लड बिल्कुल साफ आया था, यूरिन बिल्कुल साफ था। स्टार्ट के अंदर बच्चों अगर आपको ब्लड नजर आता है यूरिन के अंदर, इसका मतलब उस पेशेंट के यूरिथ्रा में कोई प्रॉब्लम है। कहां पर प्रॉब्लम हो सकती है उस पेशेंट के, यूरिथ्रा में कोई प्रॉब्लम है। अगर उसको, उस पेशेंट को पूरा मतलब कि जो यूरिन था, जैसे ही वो यूरिन करता रहा है, पूरे यूरिनेशन के दौरान उसको क्या है, हिमाचूरिया नजर आया, मतलब उसका जो पूरा यूरिन था ना, वो सारा क्या था, ब्लड ही था। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूरिन होल टाइम, मतलब कि पूरे यूरिनेशन के दौरान अगर सारा यूरिन ही आपको मतलब रेड कलर का या हिमाचूरिया वाला नजर आता है, इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर या तो यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम है, या उस पेशेंट के अंदर यूरिटर की प्रॉब्लम है, या यूरिनरी ब्लैडर की, या इवन तो प्रोस्टेट की, या उस पेशेंट के अंदर यूरिटर की प्रॉब्लम होती है, जिसकी पूरी यूरिनेशन के दौरान ब्लड आता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर पोस्ट वॉइड हिमाचूरिया हम उसको कहते हैं, या एट द एंड ऑफ यूरिन, एट द एंड, मतलब स्टार्ट के अंदर यूरिनेशन ठीक थी, इंटरमीडिएट में भी ठीक थी, लेकिन लास्ट पे जाके यूरिनेशन मतलब हिमाचूरिया हुआ है, तो इस फेज के अंदर पेशेंट में प्रॉब्लम कहां पर होगी, इस पेशेंट की किडनी के अंदर प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, और उस पेशेंट के यूरिटर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इवन दो मतलब यूरिनरी ब्लैडर को भी यहाँ पर लिखा जाता है इस फेज के अंदर ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीसरा, यूरिनरी ब्लैडर। तो बात बताने का मकसद है कि अगर स्टार्ट के अंदर यूरिया हिमाचूरिया हो रहा है, यूरिथ्रा में प्रॉब्लम है कंटिन्यूसली है, तो वो आपके यूरिनरी ब्लैडर यूरिटर में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन किडनी में नहीं होती। लेकिन अगर यूरिन के लास्ट के ऊपर हिमाचूरिया आपको नजर आता है, तो वो ज्यादातर किडनी के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकती है, वो यूरिटर के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों पहला टेस्ट आपने यूरिनालाइसिस करवा लेना, यूरिन की स्टडी कर लेनी है। दूसरे नंबर आपने उस पेशेंट के क्या करवानी है, आरएफटी करवाने, रीनल फंक्शन टेस्ट, आरएफटी। और आरएफटी के ऊपर आपको क्या नजर आएगा, इसका जो जीएफआर है वो आपको डिक्रीज नजर आएगा। नॉर्मल जीएफआर 100 to 120 होता है,
तो इस पेशेंट के अंदर आपको जो GFR है वो क्या है, डिक्रीज नजर आएगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो रही और जो कुछ हमारे पास जो रेड ब्लड सेल या प्रोटीन है वो यूरिन के अंदर आ रही, लेकिन फिल्टर प्रॉपर तरीके से वहां पर नहीं हो रही, इसलिए GFR यहाँ पर कम है। तीसरे नंबर पर जब आपको यूरिनालाइसिस से पता चलता है हीमाचूरिया है, पेशेंट के RFT के अंदर GFR कम है, पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन आपको लग रहा है पेशेंट की मतलब ना ग्लोमेरुलस के अंदर या नेफ्रॉन्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो लास्ट स्टेज होती है वो है रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी के ऊपर आप देखते हो कि हाँ भाई इस पेशेंट के अंदर एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पर थी और वो प्रॉब्लम किस वजह से हुई है, वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से हुई है या वो किसी और रीजन की वजह से हुआ है। तो पहले यूरिनालाइसिस, फिर RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट और लास्ट पे आपने रीनल बायोप्सी करनी होती है। ठीक है बच्चों। सॉरी सर, पेशेंट है नेफ्रीटिक सिंड्रोम का, तो इस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो बच्चों इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने उसका प्रॉब्लम को देखना है कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो है हाइपरटेंशन। हमें इस पेशेंट के अंदर क्या नजर आती है, हाइपरटेंशन। तो बच्चों हाइपरटेंशन को आप कैसे ट्रीट करोगे? हाइपरटेंशन को हम देखेंगे कि किस वजह से हो रही है, कि उस पेशेंट के रास मैकेनिज्म की एक्टिवेशन की वजह से हो रही है या वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से हो रही है। वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से आपने हाइपरटेंशन का रीजन देखना, क्योंकि पहले इसके इनिशियल सिम्टम है। अगर वो रास मैकेनिज्म की एक्टिवेशन की वजह से, तो बच्चों आप क्या करोगे, रास इनहिबिटर्स यूज करोगे। आपने रास इनहिबिटर्स यूज करनी, जैसा कि ACI इनहिबिटर हो गया, जैसा कि ARBs हो गई, एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर हो गया, रैनिन इनहिबिट हो गया, तो आप रास इनहिबिटर ड्रग्स इस पेशेंट के अंदर यूज करोगे। अगर उस पेशेंट में वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रॉपर्ली नहीं ना हो रही, वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से हाइपरटेंशन है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे बच्चों, डायूरेटिक्स। तो आपने इस पेशेंट के अंदर क्या करना है, डायूरेटिक्स को यूज करना है। पेशेंट का जो फ्लूइड इनटेक है वो कम करना है, फ्लूइड इनटेक को आपने डिक्रीज कर देना। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपने इस पेशेंट का साल्ट इनटेक कम कर देना। ठीक है, साल्ट, क्योंकि साल्ट इनटेक अगर ज्यादा होगा ना बच्चों, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर वही है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो और ज्यादा वर्स हो सकती है। तो वॉल्यूम ओवरलोड के अंदर डायरेटिक्स यूज करो, फ्लूइड इनटेक उसका डिक्रीज करो और उसके साल्ट की रिस्ट्रिक्शन कर दो। आपने साल्ट का इनटेक नहीं करवाना, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर और ज्यादा वर्स हो सकते हैं। ये तुम्हारे पास हो गया इस पेशेंट का हाइपरटेंशन को हमने किस तरह मैनेज करनी थी। इसके अलावा सर हमने देखा था कि उसके ना वहां पर इन्फ्लामेशन हुई है ग्लोमेरुलस के अंदर, तो हम उस पेशेंट को इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं बच्चों। क्या आपने यूज करने, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करोगे आप, प्रेडनिसोलोन वगैरह उस पेशेंट के अंदर क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स देने के बाद कुछ जो इसकी टाइप्स होती हैं, मैं आगे जाके इसकी टाइप्स को डिस्कस करूंगा, वो स्टेरॉइड्स के साथ अच्छा इफेक्ट शो करती हैं, पेशेंट हमारे पास ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइप्स होती हैं वो स्टेरॉइड्स की वजह से ठीक नहीं होती, मतलब और कुछ उनके अंदर फिर हमें क्या करवाना पड़ता है, उन पेशेंट्स के अंदर आपको डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांटेशन करवानी पड़ती है। ठीक है, तो पहली हाइपरटेंशन को जो मेन प्रॉब्लम है वो ठीक करनी है, वॉल्यूम ओवरलोड को आपने ठीक करना है, तीसरे नंबर आपने पेशेंट की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए वहां पर स्टेरॉइड्स को यूज करें। ठीक है बच्चों। अब आते हैं कि सर जो नेफ्रीटिक सिंड्रोम है ना बच्चों, नेफ्रीटिक सिंड्रोम की होती है डिफरेंट टाइप, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर से आपने ये चीजें आई थिंक पढ़ी होंगी। तो नेफ्रीटिक सिंड्रोम क्या होता है, इसकी बच्चों डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम जो इसकी टाइप्स को यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे ना, वो हम इसको क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी, कि कुछ कंडीशंस के अंदर बच्चों इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होंगे, तो नेफ्रीटिक सिंड्रोम की कौन कौन सी टाइप हो सकती है। कुछ के अंदर हमारे पास क्या है, इन्फ्लामेशन होगी, मतलब ग्रेनुलोमास वगैरह बनेंगे, तो वो कौन कौन सी टाइप्स हैं वो पॉसी हम उनको डिस्कस करेंगे। तीसरा बच्चों आपके पास होता है कि अगर एंटीबॉडीज बन जाएं ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ, तो उसकी वजह से कौन कौन सी टाइप्स इसकी नेफ्रीटिक सिंड्रोम की डिस्कस हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगर आपने फर्स्ट एड पढ़ी हो ना, तो फर्स्ट एड के पेज के ऊपर उन्होंने दोनों साइड पे डिफरेंस लिखे हुए हैं, एक साइड की तरफ नेफ्रीटिक सिंड्रोम है, दूसरी साइड की तरफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और उन्होंने सारी रीजंस लिखी हुई हैं। असल में ये नेफ्रीटिक सिंड्रोम हीमाचूरिया के जो कॉजेज होते हैं ना, मतलब वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, वो इम्यून कम्प्लेक्स की वजह से हो रहा है, वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हो रहा है, या वो वस्कुलाइटिस की वजह से हो रहा है, तो इसके कॉजेज के बेस के ऊपर ना इसको यहाँ पर इसकी डिफरेंट टाइप्स को ना मतलब कि क्लासीफाई किया गया। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सर वो डिसऑर्डर कौन सा है, उसके बाद हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, उसके बाद पेशेंट में क्या क्या यूनिक सिम्टम्स आएंगे, उसके बाद हम उसकी हिस्टोलॉजिकल और लैब फाइंडिंग्स देखेंगे, और लास्ट पे हमने उस पेशेंट को क्या कर देना है, ट्रीट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके पास ग्राफ्स है ना, जो आपकी स्टेप 2 सीके के हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ साथ ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप 2 सीके के अंदर जो कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, जो सबसे ज्यादा वो चीज किसी को पढ़ते हैं, वो ये वाले ग्राफ्स पढ़ते हैं। इन ग्राफ्स को पढ़ने का फायदा पता है क्या होता है,
कि आपको ना एक ही पेज के ऊपर ना काफी सारी डिजीजेस मिल जाती हैं, तो उनका जो डिफरेंशियल डायग्नोस करना होता है ना वो आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी ये ग्राफ आपने अच्छे से करनी इस बुक के। यार वैसे ही स्टेप 2 सीखे ना बहुत अच्छी बुक है, इसको काफी ज्यादा अंडररेट किया जाता है, तो लेकिन ये बुक के अंदर बहुत कुछ है। इसको पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका होना चाहिए, इसको यूटिलाइज करने का थोड़ा सा अगर हमें तरीका आ जाए ना, स्टेप 2 सीखे आपकी मोर देन इनफ है किसी भी क्लिनिकल एग्जाम के लिए। वजह ये होती है कि ना कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि डिटेल में नहीं लिखे हुए, जैसे गायनी के काफी सारे टॉपिक्स हैं नहीं लिखे हुए डिटेल में, इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल डिटेल में नहीं है, न्यूरो डिटेल में नहीं है, बट स्टिल ये बुक बहुत ज्यादा वर्थ इट है, और इसके अंदर काफी अच्छी अच्छी चीजें भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये करूंगा, ये वाली बुक आप फॉलो करो, इट्स मोर देन इनफ किसी भी नोट्स के हिसाब से या किसी भी मेडिसिन की टेक्स्ट बुक को पढ़ने की बजाय ना ये बुक ज्यादा बेहतर है। अब आते हैं बच्चों सबसे पहले नेफ्रेटिक सिंड्रोम की जो टाइप है दैट इज द पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है बच्चों, ये जो तीनों टाइप्स है ना, पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आईजीए नेफ्रोपैथी और हिनोक्स-शोनलियन परपरा, इन तीनों कंडीशंस के अंदर होता क्या है, आपके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डेपोजिशन हो जाती है ग्लोमेरुलस के अंदर। थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी कि सर जो हमारे पास नेफ्रेटिक सिंड्रोम है ना, इसके अंदर आपकी ग्लोमेरुलस ही डैमेज होती है। जब वो ग्लोमेरुलस डैमेज होती है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन होती है जिसको हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा था, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर नेफ्रेटिक सिंड्रोम की सिम्टम्स आती हैं। वो इन्फ्लेमेशन बच्चों किस किस वजह से हो सकती है, या तो वहां पर अगर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो जाएं, दे कैन काज द इन्फ्लेमेशन। वहां पर अगर एंटीबॉडीज उस ग्लोमेरुलस के खिलाफ बन जाएं तो वहां पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अगर वहां पर हम क्या करें, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को या ग्रेनुलोमास को वहां पर डिपॉजिट कर दें तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, तो उसकी बेसिस के ऊपर हमने इसकी सारी टाइप्स को यहाँ पर डिफाइन मतलब के क्लासिफिकेशन की हुई है, अच्छी क्लासिफिकेशन की है। सबसे पहले ये जो तीनों टाइप्स हैं, आईजी नेफ्रोपैथी, हिनोक्स-शोनलियन परपरा और पोस्ट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बच्चों इन तीनों के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आपकी ग्लोमेरुलस के अंदर जाके डिपॉजिट होंगे। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर डायग्राम ड्रा करूँ तो ये मेरे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलस है, ये आपके पास नीचे नेफ्रॉन है। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है सर, एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स को हम इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये आपके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कुछ इस तरह के नजर आते हैं। ठीक है, अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, जब आपकी ग्लोमेरुलस के अंदर बच्चों डिपॉजिट होंगे, दे स्टार्टेड टू रिएक्ट विद द सेल्स विद द ग्लोमेरुलस, और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे दे स्टार्टेड टू इन्फ्लेम्ड, दे स्टार्टेड टू कॉल्ड अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, साइटोकाइन्स रिलीज होंगे एंड एट द एंड दे विल डैमेज द ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके डैमेज भी वहां पर ग्लोमेरुलस हो रही है, वहां पर इन्फ्लेमेशन भी हो रही है, सो इट कैन लीड टुवर्ड्स द नेफ्रेटिक सिंड्रोम। तो बच्चे पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या हो रहा है, आपको पता ही चल रहा है इसके नाम से ही कि पोस्ट इन्फेक्टियस का मतलब है कि सर पहले पेशेंट को इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन के बाद उसको क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। तो बच्चों आपने यहाँ पर याद रखना है कि जो पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, ये ज्यादातर आपको चिल्ड्रंस के अंदर नजर आती है। बच्चों के अंदर जो सबसे कॉमन नेफ्रेटिक सिंड्रोम है ना वो पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, बच्चों के अंदर अगर कोई इमैच्योर या हाइपरटेंशन नजर आए ना तो उसका ये सबसे बड़ा रीजन होता है। अगर आपको एडल्ट्स के अंदर नेफ्रेटिक सिंड्रोम नजर आता है बच्चों, वो आईजीए नेफ्रोपैथी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बच्चे अगर नेफ्रेटिक सिंड्रोम के साथ है तो पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, अगर जो ज्यादातर एडल्ट्स आते हैं वो आईजीए नेफ्रोपैथी वाले होते हैं। ठीक है, अब सर इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि बच्चों एक मेरे पास 3 या 4 साल का बच्चा है, उस बच्चे को क्या होता है, अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, या मैं कहता हूँ कि उसको फ्रेंजाइटिस होता है कि उसके फेरेंक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और वो इन्फेक्शन किस वजह से होता है, आपके पास ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से। ठीक है, अगर आपको ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकाई की वजह से इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन तो चले आपका ठीक हो जाता है कुछ दिनों के बाद, लेकिन ये जो बैक्टीरिया का एंटीजन है, ये एंटीजन क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी जो एंटीबॉडीज है वो इस एंटीजन को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। जब एंटीजन और एंटीबॉडीज एंटीजन को पकड़ लेती हैं, दे स्टार्टेड टू फॉर्म द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, और वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जब आपकी ग्लोमेरुलस में डैमेज होंगे तो वो क्या करवा देते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस तरह बच्चे किस हिस्ट्री के साथ आते हैं, उसको 2 से 4 हफ्ते पहले अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ होता है, या उसको फ्रेंजाइटिस या मतलब के थ्रोट इन्फेक्शन हुआ होता है, और 2 से 4 हफ्ते बाद वो पेशेंट आपके पास नेफ्रेटिक सिंड्रोम की सिम्टम के साथ आ रहा होता है। तो हुआ क्या है, वही इन्फेक्शन हुआ, एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, 2 से 4 हफ्ते बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। उन्होंने यहाँ पर खुद ही लिखा कि सबसे ज्यादा ये कॉमन था चिल्ड्रन के अंदर, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई मैं आपको बताना चाहूँ ना बच्चों, वो है इसका टाइम जोन। हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है
कि इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के 2 से 4 हफ्ते जरूर याद रखिएगा। अगर वो आप कहते हैं ना कि 2 दिन पहले इन्फेक्शन हुआ और पेशेंट अभी आपके पास नेफ्रेटिक सिंड्रोम के सिम्टम के साथ बच्चा आ रहा है, तो वो पोस्ट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं होगा। इसके लिए काइंडली 2 to 4 वीक्स जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम लगता है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को बनने के लिए, ठीक है। और पेशेंट हमारे पास किन सिम्टम के साथ बच्चों प्रेजेंट करेगा सर? वो आएगा टी और कोला कलर्ड यूरिन, ठीक है। जो उसका यूरिन का कलर होगा हमारे पास यहाँ तो टी कलर का होगा, यहाँ कोला कलर का होगा, जो हमने देखा था कि आपको नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर नजर आता, ठीक है। उसके अलावा ओलिक यूरिया, एडिमा एंड हाइपरटेंशन, वही आपको सिम्टम्स यहाँ पर नजर आएंगे। एंड अदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के जो आपको पोस्ट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यहाँ पर आपको जो इम्यून कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन होती हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्स को ना ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस यूटिलाइज कर लेते हैं, इसलिए C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। सर जो हमारे पास पोस्ट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पेशेंट, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? एक तो क्लिनिकल सिम्टम्स की बेस के ऊपर डायग्नोस किया जाता है, दूसरा हम इसकी एंटीबॉडीज को चेक करते हैं। कौन सी? एंटी ASO और एंटी DNase टाइटर्स, मतलब ये वाली एंटीबॉडीज आपने उस पेशेंट के अंदर देखनी है। अगर ये प्रेजेंट होगी सीरोलॉजी टेस्ट के ऊपर, कौन सा टेस्ट करते हैं हम? सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी के ऊपर अगर आप ASO इंक्रीज मिलती है और DNA इंक्रीज, एंटी DNA एंटीबॉडीज मिली है, तो ये पेशेंट के अंदर पोस्ट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। अगर आप इसकी करवाते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है कि उस पेशेंट का हम वो वाला सैंपल लेते हैं, बायोप्सी करते हैं, और उस बायोप्सी के टिश्यू को हम मतलब कि उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन को सप्रेस किया जाता है। रेडिएशन के बाद हमें वहां पर नजर आता है, अगर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो तो हमें वो ग्रीन कलर के नजर आते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो आपको इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नजर आएंगे वो है लंपी बम्पी। इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर देखो हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर आप देखते हो, और आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस के नीचे उसको देखते हो। तो जब आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस के साथ इस पेशेंट की मतलब कि किडनी के बायोप्सी वाले टिश्यू को देखते हो, तो आप वहां पर आपको क्या नजर आता है? लंपी बम्पी ग्लोमेरुलस आपको नजर आती है। तो अगर लंपी बम्पी, आपकी फर्स्ट एड में ये वर्ड यूज किया था, लंपी बम्पी बायोप्सी आपको किस कंडीशन में नजर आती है? वो पोस्ट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सर पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आपने करना है स्पोर्टिव, डायूरेटिक्स देनी है फ्लूइड को ओवरलोड को ठीक करने के लिए, हाइपरटेंशन के लिए आपने डायूरेटिक्स देनी है या रास इनहिबिटर देनी है, और कहा जाता है कि ये पेशेंट मोस्टली क्या कर जाते हैं? ये कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं पोस्ट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले पेशेंट, ठीक है बच्चों। अब आते हैं कि जो आपके एडल्ट्स में सबसे कॉमन कंडीशंस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम कहते हैं IgA नेफ्रोपैथी। अब IgA नेफ्रोपैथी या जिसको बिरजर डिजीज भी कहा जाता है बच्चों, ये आपको नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर आपकी IgA एंटीबॉडी बनेगी, वो IgA एंटीबॉडी एंटीजन के साथ इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएगी, वो इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलस में जाके डिपॉजिट होगा एंड इट कैन कॉज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड कैन लीड टुवर्ड्स अ नेफ्रेटिक सिंड्रोम। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पहली लाइन में है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अडल्ट्स के अंदर अगर उसका जो सबसे कॉमन काज है ना बच्चों, वो आपके पास क्या है? IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है पेशेंट में? सबसे पहले इसको अपर रिस्पायरेटरी या GIT का इन्फेक्शन होता है, वो GIT का इन्फेक्शन या अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होने के बाद इसकी IgA एंटीबॉडीज एक्टिवेट होती हैं। जब ये इसकी IgA एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होती है, तो वो IgA एंटीबॉडीज क्या करती हैं? एंटीजन को ढूंढती हैं, बैक्टीरिया को ढूंढती हैं, और उस बैक्टीरिया के साथ मिलकर वो क्या बनाती है? इम्यून कॉम्प्लेक्स, और वो इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या करवा देता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा देता है, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर वो आपको हिस्ट्री जरूर देगा, यहाँ पर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन या GIT इन्फेक्शन मतलब डायरिया या इस तरह की सिम्टम आपको ना वो जरूर देगा, ठीक है। और आपके पास वो अडल्ट होना चाहिए। इसके अलावा आते हैं एक और इससे मिलती जुलती कंडीशन है, जिसको हम कहते हैं हिनॉक शॉनलियर परपरा। अब ये जो हिनॉक शॉनलियर परपरा बच्चे होते हैं ना, ये तो वस्कुलाइटिस होता है, इसके अंदर आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना वहां पर इन्फ्लामेशन होती है, इसको मैं भी बताता हूँ। ये ऑटोइम्यून कंडीशन है जो हिनॉक शॉनलियर परपरा है ना, इसके अंदर आपकी जो ग्लोमेरुलस है वहां पर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? वस्कुलाइटिस। और उस इन्फ्लामेशन की वजह से आपको इस पेशेंट के अंदर क्या नजर आता है? फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रेटिक सिंड्रोम की कंडीशन आती है। मैं आपको अभी थोड़ी हिनॉक शॉनलियर परपरा आपकी ये तीसरी कंडीशन है, तो इसको हम यहाँ पर अभी नीचे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मिलती जुलती है IgA नेफ्रोपैथी के साथ। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशियल डायग्नोज आपका बताया जाता है ना IgA नेफ्रोपैथी को रिकॉग्नाइज करने का, वो है एपिसोडिक हिमाचूरिया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यूएसएमएलई के एग्जाम के अंदर मुझे ये एमसीक्यूज आया था, मैंने एक लफ्ज पढ़ा था, मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ चला गया था, जहां पर उन्होंने लिखा था एपिसोडिक हिमाचूरिया। क्योंकि अगर आप फर्स्ट एड खोलोगे ना, तो फर्स्ट एड के अंदर भी उसकी पहली लाइन में एपिसोडिक हिमाचूरिया लिखा हुआ है IgA नेफ्रोपैथी वाले टॉपिक के अंदर। तो एक लफ्ज पढ़ा, मैं सीधा डायग्नोज की तरफ गया, मैंने कहा IgA नेफ्रोपैथी भाई, इस पेशेंट को कोई आगे पीछे नहीं पड़ा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों एपिसोडिक हाइपरटेंशन किस में होती है जी? अगर एपिसोडिक हाइपरटेंशन वो किस कंडीशन में आपको नजर आती है? हाँ जी,
फियोक्रोमोसाइटोमा। हाँ वेरी गुड सर, फियोक्रोमोसाइटोमा में हमें एपिसोडिक हाइपरटेंशन नजर आती है, और आइंदा से आपने याद रखना है एपिसोडिक हिमाचूरिया आपको आईजीए नेफ्रोपैथी में नजर आती है। पेशेंट के अंदर क्या होता है सर, ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है ऑफन विद परसिस्टेंट माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया, वही सारी सिम्टम है, और इन्फेक्शन मे आल्सो हैव क्रोनिक हाइपरटेंशन एंड लो टू मॉडरेट प्रोटीन यूरिया, जो मैंने आपको सिम्टम लिखवाई है नेफ्रिटिक सिंड्रोम की, सबके अंदर आपको यही नजर आएंगे। बच्चों इस पेशेंट के अंदर आपको नॉर्मल C3 कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर यूटिलाइज नहीं होते, क्योंकि आपके पास आईजी एंटीबॉडी खुद बनी होती है, वो खुद वहां पर कम्प्लेक्स बना रही होती है, और हमें जो इम्यून आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं वो इसको यूटिलाइज नहीं करते, इसलिए आपकी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर नॉर्मल होगी। आपको नजर क्या आएगा, आईजीए डेपोजिशंस ऑन इम्यूनोफ्लोरेसेंस। बच्चों इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर हम आपके ये जो इम्यून कम्प्लेक्सेस या जो एंटीबॉडीज होती है ना, इन्हीं को देखते होते हैं। तो यहाँ पर आपकी आईजीए एंटीबॉडी डिपॉजिट हो रही है, तो इसलिए ये हमें नजर आएगी किसके ऊपर, इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्स आपकी ठीक रहेंगी। सर पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या है बच्चों, ट्रीटमेंट वही हाइपरटेंशन के लिए ACE इनहिबिटर देनी है आपने, और इस पेशेंट के अंदर आपने क्या करना है, स्टीरॉइड्स को यूज करना है, मतलब ये ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को सप्रेस करेंगे और पेशेंट की सिम्टम को इंप्रूव करेंगे। नॉन रिस्पॉन्सिव पेशेंट हैव स्लो प्रोग्रेशन टू द एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर स्टीरॉइड सही काम नहीं करे, एसी इनहिबिटर्स भी सही से काम नहीं करे, तो उस पेशेंट के अंदर आईजीए नेफ्रोपैथी कैन लीड टुवर्ड्स द एंड स्टेज किडनी डिजीज। अब बच्चों आते हैं हमारे पास हिनोक्सोनियन पर्परा। बच्चों हिनोक्सोनियन पर्परा इज समथिंग एल्स, ये हम वास्कुलाइटिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे पैथोमा के अंदर, तो वहां पर जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है ना, जब स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्या सर, जब आपके पास स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इस इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे पेशेंट के अंदर आपको डिफरेंट सिम्टम्स नजर आते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरी अगर ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन हो गई है। वट एवर द रीजन ऑफ इन्फ्लामेशन, बात ये इडियोपैथिक होती है, हमें पता ही नहीं होता कि ये इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है। बात कहते हैं कि कुछ ऐसे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं जो इन पेशेंट के ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करवा देते हैं, इन्फ्लामेशन करवा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपकी स्मॉल स्मॉल जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम वास्कुलाइटिस कहते हैं, और उसकी जो एक टाइप है वो है हिनोक्सोनियन पर्परा। अब बच्चों हिनोक्सोनियन पर्परा हम इस कंडीशन को क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे तो काफी सारी वास्कुलाइटिस तो काफी कंडीशंस में होता है, कावासाकी डिजीज में होता है, चरक स्टार सिंड्रोम में होता है, हिनोक्सोनियन पर्परा के अंदर होता है। हिनोक्सोनियन पर्परा आपने वास्कुलाइटिस वाली कंडीशन के अंदर आपने कब इसको डिक्लेयर करना है, जब आपको ये ट्राइएड नजर आता है। ये बच्चों ट्राइएड बहुत इंपॉर्टेंट है। हिनोक्सोनियन इसको ना मतलब ये एक हिनोक्सोनियन पर्परा, और जो दूसरी कंडीशन है ना हस हेमोलिटिक यूरेमिया सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइएड है ये आपकी मेडिसिन के। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या ट्राइएड इसका बनाना है, जिसके अंदर HSP, ये HSP आपने याद रखना है, हिनोक्सोनियन पर्परा। सबसे पहले आपको इस पेशेंट की स्किन के ऊपर नजर आता है पर्परा। ठीक है, पर्परा क्या होता है, लार्ज पार्ट ऑफ रेडनेस ऑफ द स्किन। ठीक है, उसके बाद आपको इस पेशेंट के अंदर नजर आता है आर्थरेल्जिया, इसके जॉइंट्स के अंदर आपको इन्फ्लामेशन नजर आती है। ठीक है, ये दूसरी सिम्टम अगर आपको नजर आती है, पहला है स्किन के ऊपर आर्थरेल्जिया मतलब पर्परा बने हुए हैं, दूसरे नंबर जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन है, तीसरे नंबर पर आपको इस पेशेंट के अंदर क्या नजर आती है, एब्डोमिनल पेन, जीआई की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ना मल्टी सिस्टेमिक सिम्टम्स नजर आती हैं आपको इन कंडीशंस के अंदर। एब्डोमिनल पेन, अब बच्चों एब्डोमिनल पेन के साथ साथ क्या होता है इस पेशेंट के अंदर सर, इसमें बिल्कुल वैसी सिम्टम्स हमें नजर आती हैं जैसी आपको आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर नजर आती है। ठीक है, इसी तो इसको कहा जाता है कि आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर इसमें ना डिफरेंशियल करना ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर हम किसकी बेस के ऊपर डायग्नोज करते हैं, हम इसकी दूसरी सिम्टम्स के ऊपर देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर परपरा तो नहीं बना हुआ बच्चे के अंदर, या आर्थरेल्जिया तो नहीं है, या एब्डोमिनल पेन वगैरह की सिम्टम्स तो नहीं है, क्योंकि वो आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर आपको नजर नहीं आती परपरा वगैरह ना, आर्थरेल्जिया भी नजर नहीं आता। तो बाकी जो हमें पेश आईजी नेफ्रोपैथी में जो भी सिम्टम आपको नजर आती है ना, बिल्कुल वैसी सिम्टम आपको यहाँ पर नजर आती है। देखो बच्चों, परपरा नजर आएगा, आर्थरेल्जिया नजर आएगा, एब्डोमिनल पेन नजर आएगी, और आईजीए नेफ्रोपैथी वाली आपको बिल्कुल सेम सिम्टम यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, फिर आपने इसको डिक्लेयर करना है, अगर वो ये ज्यादातर बच्चे होते हैं, ज्यादातर चिल्ड्रंस के अंदर अगर परपरा हो, एब्डोमिनल पेन हो, आर्थरेल्जिया हो, और पेशेंट के अंदर हिमाचूरिया हो, नेफ्रिटिक सिंड्रोम वाली सिम्टम आ रही है, इसका मतलब उसको हिनोक्सोनियन परपरा है। इसलिए इसको लिखा जाता है आइडेंटिकल टू द आईजीए नेफ्रोपैथी। अगर वो अडल्ट होगा तो आईजीए नेफ्रोपैथी होगी ज्यादातर, बच्चा है स्किन के ऊपर रैशेज हैं, एब्डोमिनल पेन है, जॉइंट्स दर्द करते हैं, तो आपने हिनोक्सोनियन पर्परा लगाना। ठीक है बच्चों, इसका ये जो है ना पैड, ये पैड के नाम से ये निमोनिक इसका फेमस है, पैड, परपरा, आर्थरेल्जिया और एब्डोमिनल पेन। ठीक है, अब आगे बच्चों आते हैं कि सर इसका ट्रीटमेंट आपने कैसे करना, तो वही सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, एसी इनहिबिटर देनी है आपने हाइपरटेंशन के लिए, उसके बाद आपने स्टीरॉइड्स बाजू का दिए जाते हैं, बाजू का स्टीरॉइड्स के अंदर नहीं यूज किए जाते। इम्यूनो सप्रेसिव फॉर सीवियर इन्फ्लेमेटरी प्रेजेंटेशन,
तो अगर आपके स्टीरॉइड्स काम नहीं करे तो आप इम्यूनोसप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, जैसा कि हमारे पास कौन सी दे दें इस पेशेंट को, अजिट्यूमैब होगी जो एंटीबॉडी इनहिबिटर होती है, या टेक्रोलिमस या सैक्रोलिमस, या आपके पास मेथोट्रेक्सेट है, ये सारी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं। तो अगर आपने एसी इनहिबिटर दिया है, हाइपरटेंशन को ठीक किया, पेशेंट के अंदर आपने स्टीरॉइड्स दिए हैं, इन्फ्लेमेशन को कम किया, अगर इन्फ्लेमेशन कम नहीं हो रही, इम्यूनोसप्रेशन दे दो, मेथोट्रेक्सेट वगैरह, ठीक है। तो उसको ये पेशेंट क्या करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स शो करते होते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका इम्यून कम्प्लेक्सिस से रिलेटेड है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम्स की टाइप, जिसमें पोस्ट इन्फेक्टिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को डिस्कस किया, आईजी नेफ्रोपैथी को डिस्कस किया, और हिनॉक्स शॉलिन पर्परा को हमने डिस्कस किया। इसका ट्रायल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था